कैसे हो बेटा आप लोग? आई होप आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। आप लोगों के आंसर की जो है वो आ चुकी है और इसी उपलक्ष्य में अपन जो है केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन आप लोगों के सामने अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है वो बिल्कुल मैच करते हुए आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सामने आया था वो था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। और इतना इजी क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आपके पास में कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट यूजिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो एल्यूमिनियम जब अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम +3 में पाया जाता है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो एल्यूमिनियम बना देता है। अब अगर हम इसके मास की बात करें तो अपन जानते हैं m बराबर क्या होता है, ZIT होता है। और इसको हम लिख सकते हैं E/F। और अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसके 27 ग्राम के लिए एक्चुअल में 3 फैराडे चाहिए, तो वही चीज यहाँ से आएगी। तो बताइए यहाँ पर अपन 27/3 फैराडे और करंट हमारे पास कितना है? करंट है हमारे पास में वो, देखिए यहाँ पर मोलर मास भी आपको 27 दिया हुआ था और आपके पास में जो करंट है वो कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। टाइम आप जानते हैं सेकंड में होना चाहिए, तो अपन 30 मिनट को 60 × 60 कर देंगे तो आपके पास में इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.336 ग्राम। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 0.336 ग्राम। तो आई होप 0.336 ग्राम। तो ये आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है और ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब डियर, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो तो एक तरह से केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है और वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स थ्रू अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। तो जो रेडियो एक्टिव डिके है इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कब होता है? जब न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होगा। और न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो बिगड़ने से होता है, उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। और ऐसे रिएक्शंस के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी 0 रखते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं इसके अंदर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस है उसके अंदर इसी जानकारी का बोलबाला है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है उनका जो रेट कांस्टेंट होगा वो रेट कांस्टेंट एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ। तो बेटा ये तो बिल्कुल इजी काम था। आप जानते हो कि अगर आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है इसकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की, अगर आपके पास पहले ए नोट था तो ये एक हाफ लाइफ में आधा हो जाएगा, अगली हाफ लाइफ में और आधा हो जाएगा और उससे अगली हाफ लाइफ में बेटा और आधा हो जाएगा। तो यहाँ 3 हाफ लाइफ हुई है तो 1, 2 और 3, तो आपके पास बचेगा A0/8। इसका मतलब ये आपके पास में बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन देखो यहाँ पूछा क्या है, नॉट ट्रू। तो जाहिर सी बात है हमें गलत देखना है। तो पहला तो सही है। उसके बाद में देखिए डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जैसा मैं अभी बता रहा था यहाँ टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये भी अपने पास में बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है। डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओहो, ये तो गलत हो गया। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो दोनों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गए ना, क्योंकि एक ऊपर अलग बोल रहा है नीचे अलग बोल रहा है। तो बाकी दो ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, इन्हीं में से एक देखना था। और आपको मालूम है कि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल होता नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नाउ बेटा अब अपन वापस से, जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो चलो अपन इसके बाद में देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसको जो है सर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 हुआ। 52 के बाद देखिए 53 का क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 आइसोमेरिज का क्वेश्चन है और बहुत नॉमिनल। आजकल एक नया फैशन आ गया आइसोमेरिज में, ज्योमेट्रिकल एंड आइसोमेरिज, यानी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल को एक साथ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको स्टार बना लेते हैं और इसको भी स्टार बना के निकाल लेते हैं। अब दो फार्मूले में एक साइड में ना कंबाइन कराने का ज्यादा बेहतर तरीका क्या बेटर है? ज्यादा बेहतर तरीका आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। यहाँ आपके पास एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो यहाँ हमारे पास ये तो समझ सकते हो R हो सकता है, S हो सकता है। और हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं एक E हो सकता है, दूसरा Z हो सकता है, या आपसे स्ट्रेस मान लो। तो अगर इसके कॉम्बिनेशन बनाओ तो कितने आराम से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। सपोज अगर ये R था तो बगल वाला मान लो क्या है हमारा, E है। जब ये वाला R था तो बगल वाला हमारा Z है। दो तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन, जब ये S था तो बगल वाला क्या था, E था। और जब इधर वाला S था तो बगल वाला क्या था, Z था। तो आपको अपने आप 1, 2,
और 3 और एक 4 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो ये ज्यादा बेटर है। आप ऐसे फार्मूले डबल डबल लगाने से कंपेयर में आप इसी तरीके से फार्मूले से कैलकुलेट करो तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 4 आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। तो अभी आपको गुप्ता सर जी आगे बताएंगे उस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। तो समझ के ढंग से आंसर देना, उसने इनकरेक्ट पूछा है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करती है कि अगर हमारी जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, जैसे हम जब पीरियड में कंपेरिजन करते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 2.5, बोरॉन की होती है 2, बेरिलियम की होती है 1.5 एंड अगर मैं बेरिलियम से पहले जस्ट बात करता हूं लिथियम की, तो लिथियम की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1। अब अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं तो लिथियम के जस्ट नीचे आता है सोडियम। हमें पता है कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9। अब अगर मैं सुनो, इसकी अच्छी आपको ट्रिक आपको सारे टीचर ने आपके सर ने बताई भी होगी कि अगर जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो सोडियम के बाद आता है यहाँ पे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे जस्ट आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, मैग्नीशियम की होती है 1.2, एल्यूमिनियम की होती है 1.5, सिलिकॉन की होती है 1.8 एंड फास्फोरस की 2.1 एंड सल्फर की 2.5। अब आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आप इनकरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में कंपैरिजन करता हूं बोरॉन और नाइट्रोजन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन में से हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। बट अगर मैं एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की बात करता हूं तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की ज्यादा है, इस वाली बात को याद रखना। उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में उनको लगता है यहाँ पे तो आगे का चेक करते हैं बोरॉन और नाइट्रोजन, उनको लगता है ये सही है पूरा, ये तो सही है, फिर आगे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पूरा ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की लिए। इसीलिए फर्स्ट आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा। ठीक है, और बाकी सारे आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, बाकी सभी का कंपेरिजन आप इजीली अपने आप कर भी सकते हो। अब अगर मैं इसकी जस्ट नेक्स्ट बात करता हूं तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन। अगर मैं लेंथेनॉइड आयंस, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? लेंथेनॉइड आयंस विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। उसने आपको डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ रहा है वो। अब आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के आपको क्वेश्चंस के मतलब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होने चाहिए। अगर मैं यूरोपियम की बात करता हूं तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 63। अगर इसकी बात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन 4f एंड 6। अगर मैं यूरोपियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो यहां से S से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन 4f में कितने बच जाते हैं? 7। जैसे कि आपको पता है कि जब यूरोपियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कितना आता है इसमें? 4f7। यही अगर आप यूरोपियम +3 की बात करते, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जीनोन। उसके बाद अगर मैं 4f6s की बात करता हूं तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? यहाँ पे 6। यूरोपियम के जस्ट नीचे आता है एक GD। जब आप GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसका एटॉमिक नंबर है 64। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो क्या हो जाता है? 4f एंड 6f, और 4f में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? इसका मतलब 4f कॉन्फ़िगरेशन किस में आ रहा है? एक तो आ रहा है आपका यूरोपियम +2 में, और एक किसमें आ रहा है? गैडोलियम का +3 में। गैडोलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है? 4f7। और आपसे उसने 4f7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। अगर जस्ट इसके नीचे आप बात करते हो, अगर आप टीबी की बात करते हो तो टीबी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने कितना लिख के दिया है? +3। यहाँ पे टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f8। जब आप इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाओगे, जब आपको पता लगेगा कि टीबी +3 में उसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8। इसका मतलब इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट ए एंड बी, यूरोपियम +2 एंड गैडोलियम +3 में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका 4f7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। उसने लिस्ट 1 में आपको कुछ ट्रेंड दे रखे हैं और आपको यह बताया है कि जो ट्रेंड का ऑर्डर दिया हुआ है ये कौन सी कैरेक्टर या कौन सी प्रॉपर्टीज को मैच करता है। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1 एंड फ्लोरीन -1। आप जब इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे आपको पता लगेगा इन पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 10। तो जिनके दो स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। इसका मतलब अब जब इनमें कंपैरिजन करोगे तो आप किसका कंपैरिजन करोगे इसमें आयनिक रेडियाई का। और हमें पता है किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से जेड इफेक्टिव उसका कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है दैट मींस उसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। और किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से उसका एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। देखिए जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के ऊपर जस्ट -1 है इसीलिए इसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज आने से एटॉमिक साइज कम होता है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए लिस्ट से हमारा कौन सा मैच हुआ है 4th ऑप्शन। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब आप इनमें कंपैरिजन करोगे तो यहां से आपका कंपैरिजन बनता है किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का। हमें पता है अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। हमें पता है कि जब हम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर लगाते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है और हमें पता है कि हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है दैट मींस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बी ऑप्शन से बात करता हूं तो बी ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है फर्स्ट वाला क्योंकि ये करेक्ट किसका ऑर्डर है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं थर्ड ऑप्शन की, यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, अगर इनकी सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप इनकी पीरियोडिक पोजीशन के बारे में बात करोगे। जब हम देखेंगे कि जो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम ये हमारे एस ब्लॉक कैरेक्टर या एस ब्लॉक में लाई करते हैं और एस ब्लॉक में लाई करेंगे दैट मीन्स उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब हम इसको देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम, जब इसमें आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये किसका ऑर्डर है मेटालिक कैरेक्टर का। दैट मींस तो सी ऑप्शन से क्या मैच हो गया आपका सेकंड। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं तो फोर्थ आपका बचा सिर्फ किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर लिखाए थे, उसमें मैंने आपको डाटा बिल्कुल बताया था कि आप डाटा के वैल्यू के हिसाब से आप अपने यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो आप पूरा। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक वाले सर आपको बताएंगे। हाँ बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट पेपर का जो हम लोग सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप बहुत लकी थे अगर जो भी इस पेपर को दिया होगा। बायोमॉलिक्यूल का इससे सस्ता कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो इतना आसान से क्वेश्चन आ गया जब द फॉलोइंग एसिड इज विटामिन, और आपको बार बार विटामिन के बारे में विटामिन सी पढ़ाया जाता है, क्या नाम उसका एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा कोई बताने लायक चीज नहीं है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कोई सॉल्युबल विटामिन है, कोई वाटर सॉल्युबल है, कोई फैट सॉल्युबल है, मगर अभी तक मेरे को जो समझ में आएगा इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कौन सा इसमें होगा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं विटामिन सी के नाम से बोला जाता है। तो ये विटामिन इतना फेमस है, ऑलरेडी बहुत फेमस है, वास्को डी गामा से लेकर अभी आज तक फेमस है। ओके तो चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री का। तुम्हारे सर आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा ये आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है। मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरह से फिजिकल केमिस्ट्री अगर देखे जाए तो 22 जनवरी के 2025 शिफ्ट के अंदर जो ये 22 जनवरी 2025 को जो ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है, मैं कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री इसमें बहुत आसान थी। तो अगर एक लिक्विड है उसको आपने थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल के अंदर रख रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब इसमें हीट जो है वो अंदर से बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती।
अब हीट अगर आ नहीं सकती और जा नहीं सकती, तो हम कह सकते हैं कि जो हीट एक्सचेंज होगी वो तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि हम इसमें बाहर से इसको स्टीर कर रहे हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को अपन बाहर से स्टीर कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम स्टीर करेंगे तो हम इसे एनर्जी देंगे और इसके ऊपर सिस्टम पे वर्क करेंगे। तो यहाँ सिस्टम पर वर्क होगा और सिस्टम पे वर्क होगा तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या यूँ कह लो कि सिस्टम को हमने क्या दी है, एनर्जी दी है। अब ये जो एनर्जी हमने सिस्टम को दी है ये इंटरनल एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब अपन बाहर से इसको स्टीर करेंगे तो इसके अंदर गर्माहट आएगी और गर्माहट आएगी तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है जिसे हम डेल्टा यू भी कह सकते हैं वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। अर्थात Q 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। बेटा इसको अल्टरनेटिवली हम और देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है आपके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, Q बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस ऑफ माइनस डब्ल्यू। अब आप खुद कह रहे हो कि Q तो कितनी है, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या है, डेल्टा यू। सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये बोथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। आई होप यहाँ पर अगर अपन देखें इन ऑप्शंस को तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसमें Q 0 है, W भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहला ही ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है चीज़। अब देखिए अगर अपन अगले क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस अगले क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा 22 जनवरी 2025 शिफ्ट का फर्स्ट पेपर का जो है जैसा सॉल्यूशन चल रहा है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज गिवन एज, और ए नॉट आपको दे ही रखा है, तो जनरली आपको सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि बहुत रेडियस होती। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है बेटा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और जैसा कि उसने ए नॉट हमें बता रखा है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होगा वो भी यही होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर मैं एन की वैल्यू कितनी रख दूँ यहाँ पर, देखो एन स्क्वायर बाई जेड है, तो इन दोनों का अपन एक काम करते हैं, रेशियो ले डालते हैं। ठीक है, तो ये तो गया। ओके, अब ये हीलियम का केस है तो इसके अंदर एन की वैल्यू आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन, 2 का स्क्वायर, और जेड आपको मालूम है हीलियम प्लस के लिए कितना होता है, 2। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर अपन इस चीज को अगर सोल्व करें तो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल। इसी प्रकार एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखोगे हाइड्रोजन के लिए, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, और यहाँ पर आपके पास जेड भी 1 है तो ये तो हट गया। ये सब चीजें कैंसिल हो चुकी है और इस चीज को इसने क्या दे रखा है, ए नोट। तो हम कह सकते हैं कि ए नोट अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ये तो 1 आ गया ऊपर, तो और देखो यहाँ पर कितना बच गया बेटा, 2। तो आर की वैल्यू आ गई 2 ए नोट। क्लियर है क्या बात? तो क्या तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इससे बड़ी इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये चीज आप इसको दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ये भी हो सकता था कि भाई 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन की रेडियस होती है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो 0 पॉइंट कितना है, 529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है। आप जानते हो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो एक्चुअल में किसकी रेडियस है, हाइड्रोजन की रेडियस है। इसको ए नोट लिख दो, और आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी लिख रहे हो, 2, और हीलियम प्लस के लिए जेड भी कितना लिख दोगे, 2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2 ए नोट आ गया। वैसे भी आप कर सकते हो, रेशियो भी लेके भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बच्चों, अगला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। तो 60 नंबर पे आप थोड़ा सा देखिए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, विल अंडरगो SN1 रिएक्शन थ्रू इट इज अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि जैसे आप जब कभी भी SN1 SN2 की रिएक्शन पढ़ते हो तो आप आर्डर पढ़ते हो, मन का टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, SN1 के लिए, SN2 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन यहाँ SN1 रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है। SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे, आयोनाइजेशन करोगे, आयन बनाओगे, और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रिएक्शन SN1 देगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है क्या। तो जब हम देखते हैं बच्चों तो इसका कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। आपने देखा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर से जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा बगल में हेटेरो एटम है, ये बहुत स्टेबल करेगा। तो बच्चों ये पहले 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो, लेकिन ये क्या देगा, ये SN1 रिएक्शन देगा। हमारा ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आपके पास दिया है नियोपेंटाइल क्लोराइड
इज नॉट अंडरगो HN2 रिएक्शन वेरी इजिली दो इट इज अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस भी राइट है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड को क्या देना चाहिए, SN1 की जगह SN2 देना चाहिए। बट यहां आपने देखा प्राइमरी होने के बाद भी अगर ये SN2 रिएक्शन को नहीं देता है तो क्या राइट है या रॉन्ग है। तो बच्चों आपको पता है SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक, फ्रंट साइड में सेम नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन हो जाता है, हमेशा कहाँ अटैक करता है, बैक साइड। अगर बैक साइड बहुत बल्की है तो न्यूक्लियोफाइल इज नॉट एबल टू अटैक ऑन बैक साइड, इसका मतलब SN2 नहीं दे पाएगा। और यही बात ये बोल रहा है कि ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड होने के बावजूद भी SN2 नहीं देता, तो बिकॉज हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड में नहीं अटैक कर पाएगा, दैट्स व्हाई SN2 पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या है, करेक्ट नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखा जाए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तो 4 नंबर आपके पास यहाँ करेक्ट आएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे में आपके पास ये क्वेश्चन है कि कंटिन्यू कर देते हैं। थैंक यू सर। बेटा जी देखो ये मिक्स सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों की दावेदारी पेश कर रहा है कि भाई ऑर्गेनिक वाले सर कराएं, फिजिकल वाले सर कराएं, तो कोई भी करवा सकता था। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिक्स मसाला था। रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और कैलकुलेशन थोड़ी सी फिजिकल की मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास में पहला जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है सॉरी, वो है आपके पास 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। तो बेटा प्रोपाइन जो होता है वो हम जानते हैं यहाँ पर, तो प्रोपाइन जो है वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। और इसके साथ जब आप सोडियम का रिएक्शन करवाते हो तो सोडियम जो है इसके साथ में ये एसिड और ये इसी तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर इसको हटाकर क्या बना लेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है। अब देखो बेटा हाइड्रोजन तो एक ही था ना, इसमें एक H निकलेगा, तो यहाँ पर हाफ लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब आप बताइए, इसके 1 मोल को हम ले रहे हैं और सोडियम एक्सेस में ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो लिमिटिंग है नहीं, ये तो एक्सेस में। अब अगर हम इसका कितना ले रहे हैं, 1 मोल, तो बताओ अगर इसका 1 मोल लेंगे तो हाइड्रोजन का कितना मिलेगा, मुझे हाफ मोल मिलेगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, हाफ मोल ही दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 मोल से मुझे इसका हाफ मोल मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। बेटा सेकंड स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, तो मैं यहाँ पर प्रोपाइन को फिर से यही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है उसके साथ में रिएक्शन किसका करवा रहे हैं इस बार, NaNH2 का। बेटा Na यहाँ से H प्लस निकालेगा तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। तो यहाँ पर आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर ये Na और यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास Na। अब ये आपके पास में एक बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है और इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास में इसके 4 ग्राम दे रहा है, तो बताओ इसके अगर 4 ग्राम देगा तो इसका मोलिकुलर मास बेटा 40 होता है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 4 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो मोल आया वो कितना है आपके पास, 0.1 मोल है। सही बात है। ये जो है इसके अंदर क्या आ गया, 0.1 मोल इस सब्सटेंस। और अगर इसके 0.1 मोल अगर खर्च होंगे तो जाहिर सी बात है इसके भी 0.1 मोल बन अमोनिया की। और यहाँ पर आपके पास में जो अमोनिया गैस है उसको एक्चुअल में STP पे बोल रहा है कितना, 224 ml बोल रहा है। तो यार 0.1 मोल अगर इसका है तो बताओ इसका भी कितना आएगा आपके पास, 0.1 मोल ही आएगा। और अगर 0.1 मोल है तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ml के अंदर वो 22,400 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, और इसमें 101 डेसिमल को लेट हुएगा तो भी 22 मतलब 2240 आएगा, लेकिन इसके एक जीरो का शून्य फेर कर दिया बेटा, इसीलिए एक्चुअल में ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके पास में जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो अपन बहुत आराम से देख लें कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है आप लोगों का जो ऑप्शन है वो पहला ही सेट हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अच्छी इसको मार्क्स स्कोर किया भी होगा आपने, और इस चीज़ को आपने सेलिब्रेट भी किया होगा। अब नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन। मैं तो कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल आपको ऐसी जमा की दे दी है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो आपके पास ये कौन है, CO2 है, और ये CO2 के साथ में ग्रेफाइट का रिएक्शन करवा रहे हैं। ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, गैस है, और ये इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएगा। बेटा क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 1000 केल्विन कंटेन CO2 विद ए प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर। मतलब जब शुरुआत में रिएक्शन स्टार्ट किया गया तो इसका जो प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेयर है। हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर बात प्रेशर की चल रही है, और देखो आगे जाकर प्रेशर की बात हो रही है सब जगह, तो ये कार्बन को तो हटा दो साइड। अब यहाँ पर इसका प्रेशर कितना था, 0। अब आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसकी अमाउंट इसमें जब कन्वर्ट होगी
तो इसमें से मान लो प्रेशर कितना कम हो गया, x कम हो गया, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2x इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा ही आपको दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.8 एटमॉस्फेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड में लिख सकते हैं अपन कि CO2 का जो प्रेशर है वो 0.5 माइनस एक्स है पे, और इसका कितना है 2x है। इन दोनों का सम करने से 0.8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। क्लियर है। अब देखो एक x से एक x कट गया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.3 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर अगर 2x की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.6 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। क्लियर है क्या। और ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास 0.2 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब आप जानते हैं जो Kp होता है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो Kp होता है वो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की जो है और इसके जो प्रेशर्स का रेशियो होता है इक्विलिब्रियम पे, और इसका इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर है वो 0.6 कितना है बेटा, 2 बार है तो मैं 2 बार लिख दूंगा, या स्क्वायर है ना। और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 0.2। तो देखो इससे ये रेट डूबेगा, इसको तो 3 आ जाएगा और ये 6 3 18 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8। यूनिट के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है क्योंकि अच्छा दे रखा है तो बिल्कुल देगा, फिर भी अपन भी पढ़ जाएंगे चक्कर में। बताओ ऊपर एटमॉस्फेयर 2 बार है, नीचे 1 बार है, 1 से 1 कटेगा और 1 एटमॉस्फेयर बच जाएगा। तो आपके पास में देखो 1.8 एटमॉस्फेयर कौन से ऑप्शन में आ गया, सेकंड में। तो देखो बिल्कुल इजी सा आपके फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसके अंदर जो है 22 जनवरी को जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आई, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, और इसमें एक आईपीसी नोमेनक्लेचर का। हाँ बच्चों देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, ये आईपीसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। और देखिए नोमेनक्लेचर में डबल डबल फंक्शनल ग्रुप को दे दिया है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी टर्मिनल पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हम टर्मिनल पे अगर कार्बन की संख्या में हमारी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, जैसे मान लीजिए एक कार्बन इधर आ रहा है और एक ही कार्बन इधर आ रहा है, तो आपने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 किया और ये 6 कर दिया, यानी यहाँ हमारे पास एस्टर का ग्रुप आ रहा है, ये 6 कर दिया। और यहाँ हमारे पास क्या लगा है, 6 नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा है उसको आपको देखना है। मिथाइल का ग्रुप हमारे पास कितने लगा, यहाँ आया, और मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ आया। तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप एक 2 नंबर पे लगा है, एक 5 नंबर पे लगा है, ये आप पहले देख लीजिए 2,5 डाई मिथाइल, और ओइक एसिड का कंपाउंड है। यहाँ आपने हेक्सेन लिखा है, यहाँ हेक्सेनोएट लिखा है, यहाँ हेक्सेनोएट लिखा है, और कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ लेते बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन ये राइट हो गया होता। 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल 2,5 डाइमेथिल हेक्सेनोइक एसिड। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हम 22 जनवरी 2025 का शिफ्ट फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन H2S2O8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हम आपको भी पता है कि दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं H2S2O8 की बात करता हूं, H2S2O8 इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली बात देखो, हर बच्चे को पास एक ट्रिक होती है कि ऑक्सी लिंकेज है या परऑक्सी लिंकेज है या फिर डायरेक्ट लिंकेज है। इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई होगी, आपको ट्रिक भी पता होगी कि अगर किसी कंपाउंड की सेंट्रल एटम की कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाती है, दैट मींस दोनों एटम्स के बीच में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। जब यहाँ पे हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7 और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। इसका मतलब इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, इसीलिए सल्फर और सल्फर के बीच में यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे लग जाएगा HOH एंड OH। अब देखिए जब मैं इस H2S2O8 की स्ट्रक्चर की बात करते हो तो जब आप इसको बीच में से यहाँ से ब्रेक करोगे, जब अगर आप बात उसको बीच में से ब्रेक करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों पे एक एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसका मतलब अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक करेगी, हमको ऐसे है ऐसे यौगिक लेने पड़ेंगे या ऐसे कंपाउंड लेने पड़ेंगे जहां पे दो मॉलिक्यूल दोनों सेम हो। देखिए अगर मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूं तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपने इसके अगर 2 मोल लिए
इन दोनों का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, और याद रखना कि H2 गैस किस पर लिबरेट होती है, ये एनोड के ऊपर। यहाँ से H2 निकलेगी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना के परऑक्सी लिंकेज के थ्रू यहाँ पे बना लेंगे ये H2S2O8। अब सुनिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि अब देखिए, जब अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका मतलब डाइल्यूशन के लिए आप वाटर को यूज करते हो। अगर आपने यहाँ पे वाटर ले ली तो इसके साथ हाइड्रोलिसिस वगैरह रिएक्शन भी कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं ले सकते। कौन सा लेना पड़ेगा हमको? सिर्फ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उन दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस करने से एनोड पे हमको क्या मिल जाएगा? H2S2O8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बने रहिए 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन। चलिए ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप देखिए क्वेश्चन अगला 65 नंबर। तो आपने देखा सीधे सीधे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो आपने बड़े आराम से फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा वेल्डेक्ट सोल्यूशन। लेकिन एक खास बात, बड़ी खास बात है कि इसको थोड़ा सा बच्चे मिस कर जाते हैं। जैसे फेलिंग सोल्यूशन का नाम आता है तो फेलिंग सोल्यूशन रिलेटिवली टॉलेंट रिएजेंट से कमजोर होता है। कौन नहीं देता, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। देता तो एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड नहीं देता? तो ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड नॉट गिवन दिस रिएक्शन। तो आपने को यहाँ सिंपल से पहले क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है। द कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट पूछा गया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये एरोमेटिक का एल्डिहाइड है, इसका मैटर तो अपने आप ओवर हो गया। और ये कीटोन है, इसका तो होना नहीं, आपको पता है। लेकिन बच्चों अगर आपको देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ई वाला नॉर्मल एल्डिहाइड है, यानी sp2 यहाँ बीच में sp3 लगा हुआ है, यहाँ नॉर्मल एल्डिहाइड है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा एक कोई इस तरह का कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड वो CH है और यहाँ OH लगा हुआ है, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोक्सी। तो आपको बताया जाता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी आज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो कंपाउंड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो बड़े आराम से फेलिंग भी देगा, वेल्डेक्ट भी देगा, टॉलेंट रिएजेंट भी देगा। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू गिवन दिस क्वेश्चन आपका आंसर हमारा यहाँ सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखो कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है, आपको आंसर 3rd नंबर दिखाई दे रहा है। तो बहुत इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और बिना प्रैक्टिकल पे भी ये उनको बताया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का हर किसी बच्चे का फेवरेट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा O विल बी इक्वल टू 0। अब सुनिए, उसने CFSE की बात करी है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से कंफ्यूजन को दूर कर लेना कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड एक होता है आपके पास डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब सुनिए, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं CFT के अकॉर्डिंग लिगेंड मेटल के पास आता है। मेटल के पास सबसे पहले अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है, और जैसे ही लिगेंड मेटल के पास आ जाता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से d ऑर्बिटल आपका स्प्लिट कर जाता है। देखिए, अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करता हूं यहाँ पे, अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे उसने कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया ही नहीं है। उसने हर किसी ऑप्शन में आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करी है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हो तो 6 लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, एंड लिगेंड हमारा कैसे स्प्लिट होता है कि एक्सियल ऑर्बिटल तो चले जाता है हमारा ऊपर और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल चले जाता है नीचे। एक्सियल ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Eg से, एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं हम T2G से। अब देखिए, अगर मैं इसके बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा O। अगर मैं डेल्टा O की बात करता हूं तो यहाँ पे अगर देखो, सबसे पहला ऑप्शन, जब मैं यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। एंड जब ब्रोमीन को आप सेपरेट आउट करोगे तो आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज जाएगा, और +2 डायरेक्ट किसके ऊपर चले जाएगा? आयरन के ऊपर। हमें पता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, और जब आप यहां से आयरन +2 बनाओगे दैट मीन्स आपके पास क्या बच जाएगा? 3d6 4s0।
अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो सेकंड ऑप्शन में जब आप क्लोरीन को सेपरेट आउट करोगे, आयनाइज करोगे, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3। और EN इथाइलिन डाइअमीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी लिगेंड होते हैं वो हमारे सारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसीलिए सेकंड ऑप्शन में आयरन के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी? +3। अगर यहीं पे आप +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लोगे भाई, जब आप +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको पता लगेगा कितना हो जाएगा, 3d5 4s0। बट ध्यान देने वाली बात है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं अमोनिया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, WFL। अच्छा देखिए, जब आप थर्ड ऑप्शन को जब आप आयोनाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +4 चार्ज -4 चार्ज आएगा। एंड जब आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको पता लगेगा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +K2। जब आप आयरन +2 में, थर्ड ऑप्शन में है ना, ये पहला ऑप्शन का है, ये सेकंड ऑप्शन का है, ये थर्ड ऑप्शन का आपका आयरन है, Fe+2। और जब Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि 3d6 4s0 विद साइनाइड। और साइनाइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट आपको पता भी है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग करा देता है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूं, देखिए फोर्थ ऑप्शन में जब आप आयरन की बात करोगे तो यहाँ पे SCN के ऊपर चार्ज होता है -1। और जब आप यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? +K3। जब आयरन +3 की बात करोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3d5 4s0 विद SCN। जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि SCN क्या होता है? हमारा वीक फील्ड लिगेंड। अब सुनिए, उसने आपको CFSE क्या पूछा है? =0। अब 0 इक्वल करने के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे फिल करने, कैसे? वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग। मान लो 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इस पैटर्न में 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो तो तब आपको पता लगेगी कि यहां से कितनी CFSE निकालते हैं हम? +3/5 डेल्टा O। और इन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो आप? -2/5 डेल्टा O। अब ये कंसेप्ट आप अपने कोऑर्डिनेशन में आप सीख के आए हो, यहाँ पे हम अभी सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। जब आप इस फोर्थ नंबर वाले की Fe+3 3d5 की वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस पैटर्न में फिल कर दिए। जब आप इसके लिए CFSE निकालोगे तो आपको पता लगेगा इसके लिए CFSE कितनी आती है? 0। अगर CFSE 0 है दैट मींस इसका मतलब उसने आंसर क्या पूछा है हमसे? CFSE 0 ही पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, K3FeSCN का होल 6। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल का, आपको फिजिकल वाले सर पढ़ाएंगे, कीजिए। थैंक यू सर। हाँ तो बच्चों, ये जो है अपने पास में जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्वेश्चन जो है वो अपने पास में बिल्कुल इजी सा है। और इजी सा है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसे इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन का आपका टॉपिक है जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे है, और इससे इजी तो क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि अपन इसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों के सामने देखो ये बोल रहा है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, जब अपन सोल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये तो आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ही ऑर्डर पूछ रहा है। अब देखिए NaCl के अंदर अगर बात करें तो बेटा जब NaCl को अपन पानी में डालते हैं तो ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक्चुअल में टूट जाता है और ये डबल पार्टिकल बन जाते हैं। तो इसके पार्टिकल डबल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में इसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट पार्टिकल्स की वो एक्चुअल में डबल हो गई। अगर मैं यूरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो यूरिया है वो तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, इसके अंदर आयनाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कितने रहेंगे? 10⁻⁻⁻। क्लियर है? क्योंकि यूरिया तो है, आयनाइज हो नहीं रहा, हम जो भी इसकी कंसंट्रेशन लेंगे एक्चुअल में इफेक्टिव कंसंट्रेशन वही रहेगी। अगर मैं कहूँ कि NaCl है तो NaCl फिर से वही है, इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयनों में टूट जाता है प्लस और माइनस, और इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो डबल होकर 2 × 10⁻³ हो जाएगी। क्लियर है? और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी कंसंट्रेशन देखनी है तो वही है, NaCl डबल होकर 2 × 10⁻² हो जाएगा। अब आप मुझे साफ साफ बताइए इनमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी सोल्यूट की किस में? क्योंकि सोल्यूट मिलाने से एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सोल्यूट मिलाने से क्या होता है? सोल्यूट नंबर ऑफ यानी रिलेटिव, ध्यान है ना, रिलेटिव नंबर। तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सोल्यूट की जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो जाहिर सी बात है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपके सामने दे रखी है।
तो यहाँ पर जो ये अफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये अफेक्टिव कंसंट्रेशन आप लोगों के सामने दी हुई है। और इसके अंदर देखिए NaCl जो है सबसे पहले इसके अंदर NaCl तो सारे अपने हटा दिए, अब तो अफेक्टिव पार्टिकल ही आ गए। सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है? ये में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? इसमें होगा। 2 × 10⁻², सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर 2 × 10⁻³ हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में कौन आ गया बेटा आपके पास में? बताओ। ये 10⁻⁴ है और ये 2 × 10⁻⁴, ये डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद कौन आ जाएगा? 1। और उसके बाद में कौन आ जाएगा आपके पास? सेकंड। तो आपको ये देखना है कि सेकंड और फोर्थ जो है, सेकंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, तो ये इसमें देख लो आराम से। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या कर रहा है? इसके साथ मैच कर रहा है। आई होप आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से सही किया होगा इस क्वेश्चन को। बड़ा इजी था और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होगे इस क्वेश्चन को करके। तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। तो अपन फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए जो है दरअसल जो है आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। तो देखिए बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फॉलोइंग रिएक्शन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आप सीक्वेंस में आप रिएक्शन देखिए तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। और जितना भी ये तो पहला टेस्ट का फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है। आप देखते हैं सबसे पहले NO2 आपने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग -M का ग्रुप लगा हुआ है, तो -I भी है मगर I से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन हमारे M से होगी। तो जब हम ब्रोमीन और एसिड डालते हैं इसका मतलब है कि थोड़ा सा ब्रोमिनियम आयन हम बनाते हैं। तो ब्रोमिनियम आयन बनाओगे बच्चों तो पहले आपको पता है कि ये NO2 लगा है, रिएक्शन होनी कहाँ है। तो आपने देखा ये NO2 लगा है और थोड़ी सी रिएक्शन जहां भी होगी थोड़ी बहुत कहां से लग जाएगी? मेटा पोजीशन पे। आर्थो पैरा पे होना नहीं है, वैसे भी रिएक्शन बहुत कम रिएक्टिव होगा मगर जो भी रिएक्शन होगी मेटा पोजीशन पे होगी। फिर आगे आपको बच्चों ये मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl बहुत पॉपुलर रिएजेंट है जो क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन NO2 को करता है। SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। आप लोगों ने हजारों बार ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो मेरे ख्याल से इसको तो देखते हुए कर लिए होंगे। NH2 यहाँ लग गया और Br हमारा कहाँ लग गया? इस पोजीशन पे लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसने ये दे दिया, यानी अब अगला रिएजेंट में आपने देखा और ये भी बहुत पॉपुलर है किसके लिए? डाइजोनियम बनाने के लिए। तो जैसे आप स्पीसीज डालोगे डाइजोनियम बनाओगे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान रखना इसका थोड़ा केयर करना है क्योंकि डाइजोनियम में अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो तुरंत फिनाल बन जाएगा। तो दैट्स वाई ये टेम्परेचर जरूर मेंशन है क्योंकि 0 डिग्री पर डाइजोनियम स्टेबल होता है। NaNO2 से आप रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या बनेगा बच्चों? HNO2 बनेगा। आपने देखा नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया जाए चाहे कहीं से कराया जाए तो आपके पास ये डाइजोनियम बन गया। आपने बना लिया डाइजोनियम, तो डाइजोनियम का क्लोराइड बन जाता है, डाइजोनियम बन गया और Br हमारा जहां लगा है वहां लगा रहेगा, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन्होंने पूछा कि यहां हमने एल्कोहल डाल दिया, तो बात यहां बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा कि डाइजोनियम का अगर 0 डिग्री का टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो ये कंपाउंड हमारा फिनाल बन गया होता। यहां इसको 0 डिग्री टेम्परेचर करके स्टेबलाइज कर दिया, स्टेबलाइज करने के बाद एल्कोहल डाल दिया। और एल्कोहल से बहुत गलती होती है, बच्चे समझते हैं कि एल्कोहल का पूरा एल्कोहल अटैक कर जाता है, अटैक करने के बाद यहाँ कोई ईथर वगैरह बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एल्कोहल अपना हाइड्रोजन देता है अल्फा पोजीशन का और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और कंपाउंड सीधे सीधे बेंजीन ही बन जाएगी। तो यानी जहां आपके पास ये ग्रुप है ये पूरा गायब हो गया और Br जहां लगा है लगा रहेगा। हम कहीं भी लिख सकते हैं Br को ऊपर नीचे क्योंकि ये डायरेक्ट यही कंपाउंड बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? A + B। अब A का क्वेश्चन हम A किसको कहा इनने, ये किसको कहा? ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी मैं बता रहा था एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड में और 2 कार्बन के एल्डिहाइड क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो आपने देखा पहला नंबर A हम अपने मेजर प्रोडक्ट को ले लेते हैं तो ये हमारा जो कंपाउंड बन गया वो कौन सा कंपाउंड बन गया? जो Br बन गया। और दूसरा वाला कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर के खुद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है और हमारे सर आके बताते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का। फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NaCl का होल 4 - 2 पैरामैग्नेटिक। उसने आपको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी लिख के दिया है। लो भाई NaCl4 यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है एंड NaCO होल 4 डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। देखो बताता हूँ कैसे कंफ्यूजन। चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिक सी बात है, इजी सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हर किसी को निकालनी आती है। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं निकल Cl का होल 4 - 2
यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1 एंड 4 क्लोरीन है, दैट मीन्स उसके पास चार्ज हो जाएगा -4 और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है -2। यहाँ पे जब आप अपने बेसिक मेथड के थ्रू जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +K2। जब निकल +2 की बात करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s0। यस या नो? 3d8 and 4s0। अभी मैंने आपको जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने CFT के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हम स्प्लिटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 एंड जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हो तो d ऑर्बिटल हमारा स्प्लिट कैसे करता है कि हमारा T2 चले जाता है, नॉन एक्सियल चले जाता है ऊपर और एक्सियल चले जाता है नीचे। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? T2 से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? सिर्फ E से। यहाँ पे G सबस्क्रिप्ट हम यूज नहीं करते। अब देखिए हमें पता है कि क्लोरीन पाई डोनर लिगेंड है, तो ये तो हर कोई बच्चा जानता है कि जितने भी हमारे पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। जब आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। जिसका मतलब अगर किसी के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। जब यहाँ पे सुनिए, अच्छा हम ज्योमेट्री निकालेंगे जब हम, तो इसमें 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0 ये है हमारे पास। इसका मतलब पेयरिंग नहीं कराई, अंदर वाले इनर वाले डी में एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो हमें 4 खाली ऑर्बिटल कहां से चाहिए? एक तो चाहिए हमें 4s से और 3 चाहिए हमें p से। इसका मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। और हम जब sp3 की बात करते हैं तो इसके लिए ज्योमेट्री होती है आपकी टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया कि NiCl का होल 4 -2 के लिए ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +K2। इसके बाद अगर जब आप बात करते हो किसकी? NiCO का होल 4। अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं? NiCO के होल 4 में उनको लगता है कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमारा पेयरिंग करा देगा और अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और हम क्या कर देंगे? इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। देखिए जब आप निकल NiCO होल 4 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, क्योंकि हमारा CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 0। निकल 0 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d8 4s2। और सुनिए जब लिगेंड इसके पास आएगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को ये S से D में जंप करा देगा। इसको आप बोलते हो कन्वर्टेड D सिस्टम। इसका बन गया ये 3d का 10 4s0। अगर देखिए अब इसमें D में एक भी ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं। जब इसके पास 4 लिगेंड आएंगे इसका मतलब इसमें 2 4p0 4d0, तो एक ऑर्बिटल उसको कहां से मिलेगा? S से, और 3 ऑर्बिटल उसको कहां से मिलेंगे? P से। इसका मतलब जब वो हाइब्रिडाइजेशन करना चाहेगा तो उसको उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री भी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। इसका मतलब फर्स्ट में तो कितनी आ गई? +K2 और निकल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। एंड दोनों की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। देखिए सेकंड ऑप्शन की तरफ देखिए, NiCl का होल 4 -2 और इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है उसने? सेकंड। ज्योमेट्री क्या है उसकी? टेट्राहेड्रल। और NiCO का होल 4 यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक का, तो आपके ऑर्गेनिक वाले सर समझेंगे। लीजिए ये सर। चलिए वेलकम बैक बच्चों। तो आपने देखा 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन तो इजी है लेकिन गलत होने का चांस सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह जब बार बार बच्चों को बताते हैं कि क्वेश्चन करते समय जरूर ध्यान रहो, अगर कभी कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो उसको आप सर्कल कर लो। वैसे इनको देना क्या चाहिए, डार्क करके दे देते हैं, नहीं देते हैं तो आप इसको जाने इनकरेक्ट देखना है बस। तो इनकरेक्ट देखिए, जैसे प्रोटीन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, तो हमारा ये भाई प्रोटीन ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा तो हमारा अपना ऑप्शन ये वाला भी मामला आया, इनकरेक्ट छाटना है, प्रोटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, तो हमको क्या करना है? एस करना है, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा है। दूसरा
ट्रांस आइसोमर है द आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। तो ये मामला गलत एकदम राइट है, और हमको क्या देखना है, हमको तो गलत वाला छांटना है। तो दैट्स वाई अभी एक मिल गया है हमको। दूसरा, सिस 2 ब्यूटीन हैज अ हायर डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों आपको बार बार पढ़ाया जाता है सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अनुसार ये इधर आएगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा, डाइपोल बनेगा। लेकिन अगर हम ट्रांस के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो क्या करेगा, ये इधर देता है, ये इधर देता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सिस 2 ब्यूटीन है द हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, ये करेक्ट है बच्चों। लेकिन हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ, इनकरेक्ट, क्योंकि हमको इनकरेक्ट छांटना है। अगला देखिए, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन सो द सिमेट्रिकल आइसोमेरिक। अरे भाई अब बताओ, अगर हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है और 2 नंबर पे डबल, 2 नंबर पर मिथाइल आ जाए, तो ये क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाएगा। तो दैट्स वाई ज्योमेट्रिकल तो शो करना ही करना नहीं। और इन्होंने क्या किया, इनकरेक्ट बताओ, तो हमको अभी एक और इनकरेक्ट मिल गया, ये वाला। फिर चलते देखें, ट्रांस आइसोमर है द लोअर मेल्टिंग पॉइंट। दुनिया जानती है ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बार बार बताया जाता है कि दिस स्ट्रक्चर इज बेटर फिट इन क्रिस्टलाइटिस। तो ट्रांस का हमेशा क्या होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि हायर होगा। और हमको क्या देखना है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो बच्चों ए, डी और ई, देखिए आप कहां है, पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया, ए डी में हमारा इनकरेक्ट आ गया। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में गलती तभी होगी जब आप ये स्टेटमेंट नहीं देखोगे, तब यही बच्चे, और उसके अलावा कोई गलत होने का यहाँ कोई चांस नहीं बनता। टू इजी क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा उसके पर आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आ रहे हैं सर देखने के लिए, और उनको हम देते हैं माइक। आइए सर। थैंक यू सर। देखिए बेटा, ये एक मोल कंसेप्ट को डेडिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सही है कि नहीं है, और आपको भी लग ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, एक CO2 के बारे में चर्चा की गई है, और जैसे ही CO2 जो है वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्वस सॉल्यूशन में जब वो जाएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर वो एक कार्बोनिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। एक एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट दिया हुआ है, और वो कंसेप्ट ये है कि CO2 गैस को आपने रखा एक एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, इसका मतलब STP बोल सकते हैं इसको अपन। तो STP पर हमारे पास क्या है, CO2 गैस है, ठीक है। STP पर हमारे पास CO2 गैस है। इस एंटायर CO2 को हमने पास किया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इस CO2 को हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है H2CO3 की तरह कन्वर्ट करेगा, H2CO3 की बिहेव करेगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। अब वो बोल रहा है कि कुछ अमाउंट जो है वो तो CO2 ने रिएक्ट कर ली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ अमाउंट तो CO2 ने को यानी H2CO3 ने रिएक्ट कर ली। अब वो बोल रहा है कि जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज लेटर न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.1 m 40 ml HCl। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में जो 40 ml 0.1 m HCl है, उसने इसको बचे हुए को न्यूट्रलाइज किया है सर। तो इसके कितने मोल को न्यूट्रलाइज किया, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ इसके मोल अगर मुझे निकालने हैं, तो मोल इनटू इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी बेटा, 0.1, और इसकी वैलेंसी 1 है, और 40 ml को लीटर में बदल देंगे, सही बात है कि नहीं। तो हमारे पास जो इसके मोल आएंगे बेटा, वो जो इसके मोल आ जाएंगे, देखो यहाँ से 0 से 0 गया, ठीक है कि नहीं, और ये 2 से इधर काट दो, तो ये आपके पास आ गया 2 × 10⁻³ मोल। ये आपके पास वो मोल आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर है ये बात। अब आगे लिखा हुआ है इसने कि भाई इफ द वॉल्यूम ऑफ द सील्ड कंटेनर ऑफ CO2, अच्छा CO2 के वॉल्यूम की चर्चा कर रहा है, नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका निकाल लेंगे, लेकिन इसके वॉल्यूम के लिए STP तो है ही, मोल चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ तक, एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसके आधे के साथ तो किसने रिएक्ट किया है, CO2 गैस ने, और आधे के साथ किसने रिएक्ट किया है, HCl ने किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl ने जितने मोल के साथ रिएक्ट किया है उतने ही CO2 के साथ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बोलो क्या, कि यहाँ पर जितने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के HCl के साथ रिएक्ट किया है,
उतने ही मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इसके साथ रिएक्ट किए। तो इसका मतलब H2CO3 के मोल, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो जितने मोल इसके होंगे वही मोल किसके हो जाएंगे आपके पास H2CO3 यानी CO2 के। तो बेटा इसके जो मोल आ गए वो भी आ गए 2 × 10⁻³ मोल। क्लियर है क्या बात? वापस समझ लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के x मोल थे, x इनिशियली थे, उसके आधे इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं आधे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके मोल डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो अब HCl के जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोल आ गए आपके पास CO2 के मोल बराबर इसके मोल, CO2 के मोल आ गए। तो बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो कि HTP के ऊपर जो मोल है वो 2 × 10⁻³ है, और जो आप यहाँ पर जो वॉल्यूम लेते हो 22,400 ml होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है ml में ही बताना है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है। तो आप जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.4 आ जाएगा × 2, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 44.8। तो ये आ जाएगा 44.8 आपके पास ml या सेंटीमीटर क्यूब। इसने नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इसको बेटा अपन 45 लिख देंगे, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसके आगे की कहानी देखते हैं अपन। बेटा इसके आगे की कहानी देखें तो हमारे पास फिर से एक बहुत ही अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया। यस और नो? अपन हमेशा कहते हैं कि मोल कंसेप्ट जो है से हमेशा क्वेश्चन आते ही है, और ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट वही है, बाकी ये एक्चुअल में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये आपका क्वेश्चन आता है। तो लेकिन अपन यहाँ पर चलो इसको डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए कैरियस मेथड है, और कैरियस मेथड जो है इसने एस्टिमेट, इसके द्वारा एस्टिमेट किया गया है हैलोजन को। ओके, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 180 मिलीग्राम दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 180 मिलीग्राम दे रखे हैं, जो कि एक्चुअल में KgCl प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसके अंदर जो भी क्लोरीन प्रेजेंट था वो आपने AgCl में कन्वर्ट कर लिया, और इस AgCl के कितने 143.5 मिलीग्राम आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ओके, देन क्लोरीन का परसेंटेज, बेटा जो क्लोरीन का जो परसेंटेज होता है वो आपको अच्छे से ध्यान होगा कैरियस मेथड का, वो होता है 35/35.5। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम जानते हैं कि 35.5 आएगा कितने से 143.5 से, या यूं भी लिख सकते हैं 35.5/143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl, और वेट ऑफ AgCl जो आपके पास प्राप्त होता है वो, और यहाँ पर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। क्लियर है ये बात? बोलो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, और ये इसको सोल्व कर लो बेटा, 35.5 और यहाँ पर कितना है 143.5, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 180 मिलीग्राम, और यहाँ पर आपके पास 143 मिलीग्राम। बेटा मिली से मिली उड़ा दो, यहाँ 143.5 है तो इससे उड़ा दो, और इंटू 100 भी करना है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये बेटा लगभग 19.7 के करीब ये लगभग आ जाएगा। तो ये जो भी है इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास में ये आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? तो अगर इसको अपन एग्जैक्टली सोल्व करें तो इसको एग्जैक्टली सोल्व करके भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं, और वो आपके पास में 77 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर 19.7% हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? बोलो हाँ सर ये बात एकदम क्लियर है। ओके, नाउ इसमें अगर आप चाहो तो आगे, अगर मान लीजिए और आगे भी लिखना चाहो तो इसमें 2 भी लगा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे के क्वेश्चन के अंदर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सर जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 22 जनवरी 2025 शिफ्ट फर्स्ट, एंड पेपर सॉल्यूशन आपके सामने सबसे लाइव है पीसीपी की तरफ से। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन पढ़िए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। सुनिए एक कंफ्यूजन, सबसे बड़ी बात, एनटीए ने बहुत जगह कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि वो कभी कभी ज्योमेट्री एंड शेप को सेम मानता है। ज्योमेट्री एंड शेप में क्या डिफरेंस है? अगर जब भी मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं इसका मतलब वहां पे क्या है कि हम लोन पेयर को एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, बट लेकिन जब मैं शेप की बात करता हूं तो वहां पे सिर्फ हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, किसको काउंट करते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर को। देखिए उसने सो लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। अगर मैं SO2 की बात करता हूं, SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? वेंट शेप ज्योमेट्री है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड शेप है इसकी बेंट टू वी शेप। तो अच्छा,
अगर मैं BeCl2 की बात करता हूं तो यहाँ पे बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। और यहाँ पे ये BeCl2 यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला आंसर क्या आ गया हमारा, BeCl2। जब हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और ये भी यहाँ पे इस पे sp हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन, और इसकी भी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। इसका मतलब हमारे पास CO2 भी आ चुका है। जब आप N3 का नाम क्या होता है, अजाइड। N3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन जाएगा, N3-, और इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है, लीनियर। इसका मतलब हमारा लीनियर भी आ चुका है। अब अगर मैं बात करता हूं NO2 की, तो समझ के बेटा, ये NO2 में कंफ्यूजन बच्चे बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं अपना। उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक N डबल बॉन्ड हो, और एक ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, वेंट शेप। यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, इसका मतलब NO2 कट गया। FO2 भी हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। इसका मतलब इसकी भी ज्योमेट्री कैसी चल जाती है, टेट्राहेड्रल, लीनियर नहीं है। इसका मतलब OF2 भी कैंसिल आउट हो चुका है। अगर हम XgF2 की बात करते हैं कि XgF2 की ज्योमेट्री देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन और इसके पास 3 लोन पेयर हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो हम शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोन पेयर को यहां से हटा देंगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, लीनियर। इसका मतलब XgF2 की भी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। NO2+, जब आप NO2+ की स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे है कि यहाँ पे देखिए, इस NO2+ में से इसमें पॉजिटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम के ऊपर दोगे, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हमने सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। जब यहां से आप NO2 में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, निकाल दोगे, तो तब इसकी ज्योमेट्री कैसे बन जाएगी, NO2+ की ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, N डबल बॉन्ड O, और एक के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, एंड नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब NO2+ कौन सी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड I3- की भी ज्योमेट्री सेम सिनेरियो बिल्कुल XgF2 की तरह बनेगा। क्या बनती है इसकी ज्योमेट्री, जब आप I3- बनाते हो बच्चा, यहाँ पे आयोडीन, और आयोडीन के सेंट्रल एटम के पास बैलेंस शेल में 3 लोन पेयर बचते हैं, और ये मैंने आपको 3 लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया है। जब इसकी आप ज्योमेट्री की तरफ जाओगे तो इसकी ज्योमेट्री भी कैसी हो जाएगी, लीनियर। इसका मतलब I3- भी किसकी लीनियर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड सबसे वेल नोन एंड फेमस एग्जांपल आपका ओजोन। जब आप ओजोन की बात करते हो तो ओजोन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आपके पास ये रही ओजोन की स्ट्रक्चर, और ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, एक के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। ये आपकी वेंट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, BeCl2, CO2, N3-, XgF2, NO2+ एंड I3-। इसका मतलब आपका टोटल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। समझ में आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपके सामने है फिजिकल का क्वेश्चन। आइए सर। थैंक यू सर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्लियर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स ने इस बार जोर लगा रखा था इस शिफ्ट के अंदर है। तो केमिकल काइनेटिक्स के इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास में वो बोल रहा है कि A से एक B बन रहा है, और जो भी है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, टेम्परेचर आपको मेंशन है। इफ एनर्जी बैरियर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी फॉर सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जानते हो कि जब अपन कहते हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो एनर्जी बैरियर इसी को कहते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है यहाँ पर। एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी कि ये आपके पास आरएनएस कांस्टेंट है जिसको अपने ए दे रखा है यहाँ पर। ओके, देन 50% रिएक्शन यानी हाफ लाइफ आपसे पूछ रहा है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम पूछ रहा है, पिको सेकंड। 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हाफ लाइफ पूछा है, और हाफ लाइफ के लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए। तो बताइए आपके पास में यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि आरएनए इक्वेशन यूज कर लो। लॉग के बराबर क्या होता है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। आप जानते हैं कि यहाँ पर log A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 10⁻20। एक्टिवेशन एनर्जी आपको ये दे रखी है आपके पास 191.48 इंटू 10⁻3।
और अपॉन क्या लिखेंगे आप 2.303 सॉरी, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 2. देखिए यहाँ पर 2.303 और आर की वैल्यू 8.314 क्योंकि जूल है ऊपर तो नीचे जूल के हिसाब से इसकी वैल्यू रखेंगे। टेम्परेचर आपके पास 1000 है। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी एंटी लॉग लेने के बाद जो के की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 10 सेकेंड। अब के की वैल्यू अगर 10 सेकेंड आ गई है तो आपके पास हाफ लाइफ भी आ जाएगी। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है 0.693 अपॉन, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 10 बेटा आपको आंसर जो है ना ये देखो आप मेरी बात समझो, ये सेकंड में है तो आपका सेकंड इनवर्स 1 में उतर आएगा, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो पिको सेकंड में बताओ भाई साहब। सॉरी, ये हाफ लाइफ जो आपके पास में किस में आएगा सेकंड के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो के की आंसर के की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर के की वैल्यू जो है सेकंड इनवर्स 1 में है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट टाइम इनवर्स 1 होती है। अब आपके पास टी हाफ है वो दे रखा है, अगर आपके पास में ये सेकंड इनवर्स 1 ऊपर आके सेकंड आ जाएगा तो इसे पिको कैसे बनाएंगे बताइए। ये आपके पास 0.693 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर आ जाएगा। बेटा इसे -12 बनाना है तो इसे अपन छोटा करेंगे तो इसे बड़ा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 69.3 और 10⁻12 को लिख देंगे पिको सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका जो आंसर है वो 69.3 और राउंड ऑफ करके अपन 7। यस और नो? क्लियर है? नियरेस्ट इंटीजर बोला जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, देन बेटा अगला क्वेश्चन जो है उस हिसाब से चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक का है। अगर आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखा है। जब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर सबसे पहले आप SnHCl डालते हो, याद रखना बेटा मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड ये रिडक्शन की तरह काम करता है। और जब आप नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जब आप Sn प्लस HCl डालोगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा NH2। NO2 को हम किस में रिड्यूस कर देते हैं NH2 में। यहाँ पे NH2 बन चुका है। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में सबसे फेमस नाइट्रोजन, जब आप अमीन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे फेमस है ये आपका डाईएजोनियम वाला NaNO2 HCl एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप NaNO2 के ऊपर HCl और 0 डिग्री सेल्सियस पे डालते हो तो इनके मिक्सिंग से बनता है आपके पास क्या HNO2। HNO2 का फेमस नाम है नाइट्रस एसिड। जब आप 1 डिग्री अमीन के ऊपर HNO2 डालते हो तो यहां से आपका डाईएजोनियम बनता है। क्या बनेगा डाईएजोनियम कि बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा है N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये आपका है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC। हर कोई बेंजीन इसको BDC लिखता है और हर कोई बच्चा इसको जानता है। और जब आप नेक्स्ट स्टेप में इस पर Cu2Cl2 डालते हो, जैसे आपने बेंजीन डाईएजोनियम के ऊपर Cu2Cl2 डाला तो यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। और जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर सोडियम और ईथर डालते हो, ये वाली बात याद रखना, सोडियम प्लस ईथर मतलब एक सबसे वेल नोन एग्जांपल है या सबसे वेल नोन रिएक्शन आपकी बुर्ज रिएक्शन। और बुर्ज रिएक्शन में करते क्या है हम कि दो कंपाउंड को आपस में कपल कर देते हैं, कपलिंग रिएक्शन है। तो जब आपके यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है कि यहाँ से जब इसको आप ब्रेक करोगे तो बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा और दो बेंजीन की रिंग आपस में कपल करके क्या बना लेंगी बाइफिनाइल सिस्टम बना लेंगी। और उसने आपसे पूछा है कि आपके पास ये आपके प्रोडक्ट आ चुका है, आपके सामने प्रोडक्ट ए, और उसने आपसे क्या पूछा है इसका मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट ए इज फॉर्म्ड। यहाँ पे इसका जब आप नॉर्मली इसको फॉर्म में लिखोगे तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन कितने हैं आपके 10। C12H10 कार्बन का एटॉमिक मोलर मास होता है 12, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया 144 प्लस 10। जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो प्रोडक्ट ए का मोलर मास कितना आ जाएगा 154 और आपका आंसर कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे आपका 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का मेंस का पेपर आपका यहाँ पे पूरा बॉडी वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है।